रूही अंधेरे में अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से लाइट ऑन हुई। जैसे ही रूही की निगाह सामने सोफे पर गई, वो एकदम से चौंक गई। सोफे पर समर्थ और सना बैठे थे और वो रूही को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अपने जोर से धड़क रहे दिल पर हाथ रखते हुए रूही ने कहा, ये क्या तरीका है? ये तुम दोनों यहाँ भूतों की तरह क्यों बैठे हुए हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। समर्थ ने रूही को देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें डरना भी चाहिए। देखो, बिना कोई बकवास किए मैं सीधे पॉइंट पर आऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम अमर की जिंदगी से चली जाओ, वरना अमर के साथ दिन ब दिन कुछ न कुछ बुरा ही होता रहेगा। रूही ने समर्थ को घूरते हुए कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ कहो। समर्थ ने रूही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो रूही, तुम इतनी भी मासूम नहीं हो कि तुम्हें हर बात समझानी पड़े। मैंने तुमसे साफ साफ ही कहा है कि तुम अमर की जिंदगी से चली जाओ। देखो, अमर का रोज कहीं ना कहीं आना जाना होता है। क्या पता कभी उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो क्या करोगी? या फिर कभी वो किसी क्लाइंट से मिलने गया हो और उस क्लाइंट ने उसकी जान ले ली, तब क्या करोगी? दुनिया इतनी बड़ी है, आजकल क्राइम इतना बढ़ गया है, तो क्या पता कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हाँ, वो बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चे, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो जिम्मेदार तो तुम ही होगी ना रूही। ये बोलते हुए समर्थ किसी डेविल की तरह हंसने लगा। समर्थ की बात सुनकर रूही गुस्से से लाल हो गई। उसने समर्थ के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, देखो समर्थ, अपनी जुबान संभाल के बात करो। ये सब क्या अनाप शनाप बक रहे हो? तुम भूल रहे हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सना ने रूही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, समर्थ जो भी कह रहा है सही कह रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अमर ने मुझे तलाक के कागजात दे दिए तो मैं उनके ऊपर साइन कर दूंगी और मैं उससे अलग हो जाऊंगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं अमर की पत्नी हूँ और अब मैं अमर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा होगा कि तुम अमर को भूल जाओ और चुपचाप हमारी जिंदगी से निकल जाओ। नहीं तो अमर और बच्चों के साथ क्या हो सकता है, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। रूही ने हैरानी से सना को देखते हुए कहा, कि तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम भूल गई कि आरव और अवनी तुम्हारे बच्चे हैं और अमर तुम्हारा पति है, और तुम उन्हीं लोगों के बारे में ऐसी सोच रखती हो? छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक ओर तो अमर को अपना पति कहती हो और आरव और अवनी को अपने बच्चे कहती हो, लेकिन दूसरी ओर तुम उन्हीं के बारे में गलत सोच रही हो। आखिर कैसी औरत हो तुम? रूही की बात सुनकर अब सना ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो रूही के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, तुम उसकी परवाह ना करो, तुम अपनी परवाह करो। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम हमारी जिंदगियों में ना होती तो हमारी जिंदगी कितनी आसान होती? तुम्हारी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने अमर को और अपने बच्चों को खोया, तुम्हारी वजह से अमर ने अपनी नौकरी, अपना सब कुछ खो दिया था, और अब जब अमर को सब कुछ मिल गया है तो वो हर रोज किसी ना किसी परेशानी में घिरा रहता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मनहूस हो। तुम्हारा काला साया जिस पर भी पड़ता है वो बर्बाद हो जाता है। ये सारी बातें सना एक सांस में बोल गई। सना की इतनी कड़वी बातें सुनकर रूही को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान में कोई लोहे की गर्म सलाखें डाल रहा था। रूही की आंखों में आंसू आ गए थे। रूही ने कुछ कहना चाहा, तभी समर्थ ने रूही की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अब तुम बोलोगी कि जैसा सना कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है, पर ये बात सच है। तुमने तो अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ा, अपनी मनहूसियत में उन्हें भी खा गई। तुम्हारी माँ चल बसी और तुम्हारे पापा का कोई अता पता नहीं है, और अब तुम्हारी सौतेली माँ भी तुम्हारी वजह से परेशान है। रूही को समर्थ की बात सुनकर जैसे सांप सूंघ गया था। समर्थ ने जब रूही को ऐसे देखा तो वो सना को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए कहा, तुम आराम से सोच लो, उसके बाद जवाब देना, लेकिन इतना याद रखना कि समर्थ जो कहता है वो करता है। समर्थ और सना की बात सुनकर रूही शॉक्ड हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सना अमर के लिए कुछ ऐसा सोच या कह सकती थी। रूही भागकर अपने कमरे में चली गई और अपने बेड पर लेटकर खुद से ही कहने लगी, क्या मुझे समर्थ की बात मान लेनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं अमर को और बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? पर अगर मैं उन्हें छोड़कर नहीं गई तो समर्थ और सना बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अमर को भी खतरा होगा। नहीं, मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकती। समर्थ और सना की बात ने रूही के ऊपर इतना गहरा असर डाला था कि ना चाहते हुए भी रूही उनकी बातों को सच मानने लगी थी। ये सब सोचते हुए रूही की आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह जब रूही की आंखें खुली
तो अमर जोर जोर से रूही का नाम लेकर चिल्लाकर उसे बुला रहा था। रूही, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। रूही हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ गई और भागते हुए नीचे गई। रूही जब नीचे पहुंची तो उसने देखा कि आरव और अवनी के माथे पर चोट लगी हुई थी। बच्चों को इस हालत में देखकर रूही घबरा गई और वो भाग के आरव और अवनी के पास गई और उनसे पूछने लगी, ये आपको क्या हो गया? आप दोनों को ये चोट कैसे लग गई? आप दोनों ठीक तो हैं? दर्द हो रहा है आपको? बच्चे कुछ बोल पाते उससे पहले ही अमर ने रूही का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बच्चों को लेने स्कूल जाओ तो तुम बच्चों को स्कूल से लेने क्यों नहीं गई? अमर की बात सुनकर रूही हैरान थी। रूही ने हैरान होते हुए अमर से हकलाते हुए कहा, मैं लेने नहीं गई क्योंकि मुझे। रूही आगे कुछ बोलती तभी उसकी निगाह सामने से आ रही सना पर गई। रूही सना को देखकर हैरान थी। सना के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। रूही ने हैरानी से सना को देखते हुए कहा, सना, ये क्या हो गया है तुम सबको? तुम्हारे सिर पर पट्टी बंधी है और बच्चों को भी चोट आई है। अजीब सा मुंह बनाते हुए सना ने रूही को देखा और फिर एकदम भोला चेहरा बनाकर सना ने अमर से कहा, देखो जरा इसे, ये कैसे बात कर रही है? जैसे इसे तो कुछ पता ही नहीं कि कल जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई थी तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनते ही रूही ने हैरानी से अमर को देखते हुए कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो। अमर ने गुस्से से रूही को देखते हुए कहा, वो ऐसा इसलिए हुआ है रूही क्योंकि तुम्हारे पास बच्चों को लाने से भी ज्यादा जरूरी कोई और काम था, जिसके लिए तुम बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़कर चली गई। अमर ने आज के पहले रूही से ऐसे रूडली बात कभी नहीं की थी। अमर को रूही का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, पर साथ ही कुछ और भी था जो रूही को परेशान कर रहा था। रूही ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कल जब मैं घर आई थी तो मैंने देखा था कि सना तो एकदम सही सलामत वहां बैठी थी, उसे कुछ नहीं हुआ था, पर आज वो एकदम से जख्मी कैसे हो गई? कहीं ये सब इसकी तो कोई चाल नहीं है? कुछ सोचते हुए रूही ने घूर कर सना को देखा। सना ने रूही को आंख मारते हुए कहा, कोई बात नहीं रूही, ऐसा हो जाता है। जब हमारे लिए कुछ और जरूरी हो जाता है तो हम ऐसे ही करते हैं, या तो झूठ का सहारा लेते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाते हैं। ये बोलते हुए सना ने 2 बूंद आंसू अमर के सामने टपका दिए। अमर ने सना को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए रूही से कहा, मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी रूही। वो तो शुक्र मनाओ सना का कि वो टाइम से बच्चों के पास पहुंच गई, नहीं तो अभी थोड़ी चोट आई है। अगर सना वहां नहीं होती तो न जाने कौन सी अनहोनी हो जाती बच्चों के साथ। अमर की ये बातें रूही के सीने पर किसी तीर की तरह चुभ रही थी। अमर की ऐसी बातें सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसुओं को छिपाते हुए अमर से कहा, अमर वो मैं। रूही की बात को बीच में काटते हुए अमर ने कहा, मेरे पास तुम्हारी सफाई सुनने का इस वक्त कोई मूड नहीं है। ये बोलकर अमर वहां से चला गया। अमर को ऐसे मुंह मोड़कर जाते देखकर रूही को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रूही की आंखों के आंसू किसी नदी की तरह बहने लग गए थे। रूही को इस तरह से रोता देखकर सना के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। सना रूही के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सना ने कहा, जिस बेइज्जती का घूंट मैं रोज पिया करती थी, आज उसका स्वाद चखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? रूही ने सना का हाथ अपने कंधे से हटाकर वहां से जाना चाहा, पर सना ने दोबारा रूही को कंधे से पकड़ते हुए कहा, अपने इन कंधों को थोड़ा मजबूत बनाओ, अभी इन पर तुमको बहुत से इल्जामों का बोझ ढोना है। ये बोलते हुए सना रूही के सामने आ गई और सना ने रूही को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हराकर मेरा पति, मेरे बच्चे और मेरी प्रॉपर्टी सब अपना बना लोगी? पर तुम भूल गई कि मेरा नाम सना है। मैं तुम्हें अमर की नजरों में गिरा कर ही रहूंगी और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये बोलकर सना वहां से हंसते हुए निकल गई। रूही वहां किसी बेजान मूर्त की तरह खड़ी रह गई। रूही की आंखों से लगातार आंसुओं की बारिश हो रही थी, पर आज इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद रूही का अपना प्यार अमर था। उधर अमर भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था। अपने केबिन में अमर बेहद गुस्से में बैठा कुछ सोच रहा था। अपने सामने रखी हुई टेबल पर हाथ मारते हुए अमर ने कहा, रूही, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमसे इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे इस हालत में हैं। क्या तुम्हारे मन में उनके लिए प्यार बस इतना ही था? अमर का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि रूही कभी भी बच्चों को या फिर उसे लेकर इतनी लापरवाह होगी।
पर उसका दिमाग आंखों देखी को झुठलाना भी नहीं चाह रहा था। इसी कश्मकश में अमर न जाने कितनी देर तक बैठा रहा। कुछ देर बाद अमर ने इंटरकॉम पर आशीष की डेस्क का नंबर लगाया। बेल गई पर किसी ने फोन नहीं उठाया। अमर के बुलाने पर ऑफिस के प्यून ने अमर को बताया, सर, आशीष सर तो ऑफिस में नहीं है। अमर को हैरानी हुई क्योंकि काम के वक्त आशीष कहीं नहीं जाता था। वो हमेशा टाइम पर ऑफिस आता था, बल्कि वो अमर के पहले ही ऑफिस आ जाता था। पर आज लगभग 12 बजने वाले थे और आशीष का कुछ अता पता नहीं था। ये सब सोचते हुए अमर ने उस प्यून से कहा, ठीक है, आशीष जब भी आए उसे मेरे केबिन में आने के लिए बोलना। प्यून के जाते ही अमर अपने केबिन में टहलते हुए कुछ सोचने लगा। तभी अमर को केबिन में कुछ अजीब लगा। जब अमर ने चारों ओर अपनी नजर घुमाकर देखा तो वो हैरान रह गया। अमर ने अपनी केबिन में उन डायमंड्स को जिस सेल्फ में रखा था वो सेफ बंद था, पर उसमें कुछ अजीब दिख रहा था। अमर को शक हुआ। सेफ देखते हुए अमर ने सोचा, पिछली बार जब मैंने सेफ को बंद किया था तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सेफ का हैंडल पूरा घुमाया था, पर अब ये वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मैंने लास्ट टाइम उसे छोड़ा था। ये सोचते हुए अमर के मन में बहुत सारे अलग अलग ख्याल आने लग गए। अमर ने अपनी संतुष्टि के लिए जब लॉकर को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अमर जैसे वहीं जम गया हो। अमर ने देखा कि सेफ में वो डायमंड्स नहीं थे। ये देखते ही जैसे अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ थे वो डायमंड्स और उन्हें किसने चुरा लिया था? आशीष कहाँ गायब था? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी साजिश? सना और समर्थ आगे क्या नई चाल चलने वाले थे? क्या रूही और अमर के बीच में सना आ पाएगी? आखिर कैसे लगी सना और बच्चों को चोट? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको। अमर को समझ नहीं आ रहा था कि डायमंड्स कहाँ जा सकते थे। उसने पूरे ऑफिस के लोगों को एक साथ खड़ा किया और उन सभी को देखकर चिल्लाते हुए बोला, मुझे सच सच बताओ कि कैमरे से बचकर किसने ये काम किया, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमर की बात सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला और सब चुपचाप खड़े रहे। तभी अमर इधर उधर देखते हुए बोला, और आशीष कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए था। अमर की बात सुनकर वहां काम करने वाला एक आदमी अमर को देखकर धीरे से बोला, आशीष सर तो कब के यहाँ से निकल गए और जाते वक्त वो बड़ी जल्दी में दिख रहे थे। मैंने उनसे पूछना भी चाहा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ऑटो में बैठकर यहाँ से निकल गए। उस आदमी की बात सुनकर अमर हैरानी से बोला, ऑटो में बैठकर? लेकिन आशीष के पास तो उसकी कार है ना? वो आदमी डरते हुए अमर को देखकर बोला, आशीष सर की कार तो पार्किंग एरिया में खड़ी है। अचानक से हीरो का चोरी होना और फिर आशीष का इतनी जल्दी में निकलना, ये दोनों बातें अमर को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अमर ने फौरन बाहर जाकर देखा तो सचमुच आशीष की कार वहीं खड़ी थी और इस वक्त वो किसी से भी खुलकर कुछ बता नहीं सकता था। वो फिर से एक बार अंदर आया और सामने खड़े सभी लोगों से गुस्से में बोला, तो फिर तुम लोगों ने सोच लिया है कि तुम सब मुझे सच नहीं बताओगे? अमर की बात सुनकर भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। अमर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करता। एक बार को तो उसे ऐसा लग रहा था कि सामने खड़े लोगों में से कोई भी चोर नहीं था, लेकिन इनमें से उसे किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए वो फिर से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम लोगों में से किसी के भी पास से मेरा सामान निकला तो मैं सिर्फ तुम्हें इस ऑफिस से ही नहीं निकालूंगा, बल्कि इस शहर में भी वो इंसान कहीं नजर नहीं आएगा। मैं वजूद मिटा दूंगा उसका। और इतना बोलकर अमर गुस्से से अपने केबिन की तरफ जाने लगा। तभी उसका फोन बजा। अमर ने जल्दी से फोन निकाला तो ये ब्लैक टाइगर का कॉल था, जिसे देखते ही अमर के अंदर लाखों सवाल आ गए, क्योंकि उसे पता था कि ब्लैक टाइगर का फोन जरूर ही किसी बहुत जरूरी काम के लिए आया होगा। उसने जल्दी से फोन उठाया और जैसे ही कान में लगाया तो ब्लैक टाइगर उधर से थोड़ा डिसअपॉइंट होकर बोला, आखिरकार वो जीत गया और उसके पास सारे डायमंड्स पहुंच गए। मैंने तुमसे कहा था कि इसको हल्के में मत लेना, वो जो भी है उसकी पहुंच बहुत लंबी है। उसने वहां बैठे बैठे न जाने कैसे उन हीरो तक अपना हाथ पहुंचा दिया और आज वो हमारे ऊपर हंस रहा होगा। ब्लैक टाइगर की बात सुनकर अमर हैरानी से बोला, लेकिन उन हीरो के बारे में मेरे और आशीष के अलावा किसी को भी नहीं पता था। ब्लैक टाइगर अमर की बात सुनकर बड़ी हैरानी से बोला, आशीष कहाँ है? बुलाओ उसे और पूछो उससे कि कौन आया था और क्या हुआ था। अमर परेशान होते हुए बोला, यही तो मैं नहीं कर सकता। आशीष पता नहीं कहाँ चला गया है।
उसकी कार भी यहीं खड़ी है। अमर की बात सुनकर ब्लैक टाइगर उधर से बोला, तुम आशीष को कॉल करो और पता लगाओ कि वो कहाँ है। ब्लैक टाइगर की बात सुनकर अमर ने फोन काट दिया और आशीष को फोन मिलाने लगा, लेकिन आशीष का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अमर का शक अब आशीष की नीयत पर और गहरा होने लगा था। उसके कई सवाल थे जिनके जवाब से वो कोसों दूर था। उधर समर्थ एक बंद कमरे में उस आदमी के सामने बैठा था जो इन सब के पीछे था। वो अपने हाथ में डायमंड लेते हुए मुस्कुराकर समर्थ को देखकर बोला, तुमने डायमंड तो चुरा लिए, लेकिन अगर अमर को पता चल गया और तुम फंस गए तब तुम क्या करोगे? समर्थ उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम बस मेरा हिस्सा दे देना और बाकी की चीज तुम भूल जाओ। मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। और मैंने और मेरी बहन सना ने मिलकर इतनी सफाई के साथ ये काम किया है कि अमर को कभी भनक भी नहीं लगेगी कि उसकी सबसे कीमती चीज चोरी करने में हम दोनों का हाथ था। वो आदमी समर्थ के हाथों में एक पैसों से भरा बैग देते हुए मुस्कुरा कर बोला, ये लो तुम दोनों का हिस्सा, और हाँ, अगर कम लगे तो बता देना, क्योंकि अब तो हम काफी लंबे समय के लिए दोस्त बनने वाले हैं। और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। समर्थ के लिए डायमंड चोरी करना, वो भी बिना सना के, बहुत मुश्किल बात थी। इसीलिए इस काम में सना ने उसका साथ देकर इस काम को और आसान बना दिया था, और इसी वजह से उसने पैसों में सना को भी हिस्सा देना सही समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं सना भी अब समर्थ के लिए एक मजबूत कड़ी बन चुकी थी, जिसके बिना वो अपनी कोई चाल नहीं चल सकता था। उधर रूही जब होटल से घर पहुंची तो सना बच्चों पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। सना की तेज आवाज सुनकर रूही को ऐसा लगा जैसे ये सना की आवाज नहीं थी, क्योंकि उसकी आवाज कुछ अजीब थी। रूही बड़े ध्यान से सना को देखते हुए चुपचाप ऊपर चली गई, लेकिन उसके मन में एक शक बैठ गया था। वो खुद से बोली, भले ही ये सना अपने सारे दावों को सच बताती हो, लेकिन एक बार फिर भी मुझे इसकी तह तक जाकर पता करना ही होगा कि ये यहाँ क्यों आई है, और सबसे बड़ी बात, ये जिंदा कैसे है। और इसके लिए सबसे पहले मुझे उस अस्पताल जाना होगा जहाँ पर इसे डेड बताया गया था। और इतना बोलते हुए रूही ने तुरंत अपना पर्स उठाया और फिर से जल्दी से घर से बाहर निकल गई। सना रूही को ऐसे अचानक से जाते हुए देखकर खुद से बोली, ये अचानक से घर आकर उल्टे पैर कहाँ भाग गई? जरूर इसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, और उस खिचड़ी की महक को मुझे पता करना होगा। इतना बोलकर सना अपने कमरे में चली गई। अभी रूही घर से निकली ही थी कि तभी उसे वीर का कॉल आ गया, और वीर घबराते हुए रूही से बोला, दीदी, आपको याद है जो डायमंड समर जीजू इतने मुश्किल से जंगल में से उस आदमी से छीन कर लाए थे, वो चोरी हो गए हैं। वीर की बात सुनते ही रूही को शौक लगा और वो बड़ी हैरानी से बोली, लेकिन किसने की चोरी? और वो डायमंड तो ऑफिस में थे ना, तो ऑफिस के कैमरे चेक करो और पता लगाओ। वीर हैरान होते हुए बोला, दीदी, सब कुछ चेक कर लिया है, लेकिन उस टाइम की रिकॉर्डिंग ही ब्लैंक है। किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। वीर आगे कुछ बोलता, इसके पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करती, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में जो सबसे पहले आया था वो था सना के बारे में पता लगाना। इसीलिए वो गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में रूही के दिमाग में सना के बारे में कई ख्याल आ रहे थे, और वो सना के आने से लेकर अब तक के उसके सभी कारनामों को याद कर रही थी। तभी उसे याद आया कि अमर के ऑफिस में क्या हुआ होगा, और उसे अमर की फिक्र होने लगी। उसने रास्ते में ही अमर को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन लगा नहीं। अभी रूही फिर से अमर को फोन लगाने वाली थी कि तभी हॉस्पिटल आ गया, और उस हॉस्पिटल को देखकर रूही के चेहरे पर एक खामोशी सी लिपट गई। उसे खुद नहीं पता था कि अंदर जाकर उसे क्या जवाब मिलने वाला था और सना के बारे में क्या पता चलने वाला था। वो धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गई। अगर सच में पूछा जाता तो उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाकर क्या बोलने वाली थी और कैसे सना के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती। अभी वो अंदर पहुंची ही थी कि तभी उसे एक नर्स दिखाई दी, जिसका चेहरा उसकी बचपन की दोस्त से मिलता जुलता था। रूही की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन डरते डरते उसने नर्स के पास जाकर उसका नाम पूछ लिया। रूही उस नर्स के पास जाकर धीरे से बोली, पूनम। रूही ने बोल दिया था, लेकिन उसे अभी भी कंफर्म नहीं था कि वही पूनम थी जो उसके साथ पढ़ती थी, या फिर उससे मिलती जुलती उसकी कोई हम शक्ल। तभी वो नर्स मुड़कर रूही की तरफ खड़ी हो गई और कुछ सोचते हुए रूही की ओर उंगली करके उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखते हुए बोली, तुम रूही हो ना? रूही मुस्कुराते हुए उसे देखकर हाँ में सिर हिलाने लगी। फिर दोनों सहेलियां बड़े अच्छे से मिली,
लेकिन रूही के चेहरे पर जो चिंता थी वो पूनम समझ गई और रूही को देखकर बोली, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? रूही उसे देखकर थोड़ा सोचते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे बोलूं, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक लड़की है सना, जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली इस वक्त मुसीबत में है। उसकी कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी। 1.5 साल पहले वो बुरी तरह जल गई थी और उसे इस अस्पताल में लाया गया था। अगर उसकी फाइल मुझे मिल जाती तो तुम्हारा बहुत एहसान होता मुझ पर। पूनम कुछ सोचते हुए रूही को देखकर बोली, देखो रूही, मैं तुम्हें फाइल तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें फाइल दिखा जरूर सकती हूँ, आओ मेरे साथ। और इतना बोलकर वो रूही को रिकॉर्ड रूम में ले गई। वहां 1 साल पहले आए मरीजों की एक अलग रैक थी। पूनम धीरे धीरे करके उन फाइल्स में सना का नाम ढूंढने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सना नाम की कोई भी फाइल थी ही नहीं वहां पर। थोड़ी देर बाद पूनम रूही के पास आकर बोली, रूही, मैंने 1 साल पहले के सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए, लेकिन उसमें सना नाम की किसी भी लड़की की कोई फाइल नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। उस लड़की का नाम कुछ और होगा। रूही अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी रूही और पूनम बात कर ही रहे थे कि तभी वहां एक सीनियर डॉक्टर आ गए और उन्होंने पूनम को अपने पास बुला लिया। पूनम के साथ रूही भी रिकॉर्ड रूम से बाहर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गई और सोचने लगी, सना की फाइल इस रिकॉर्ड रूम से कैसे गायब हो सकती है? अब तो मुझे सना पर और ज्यादा शक हो रहा है। पहली बात तो इस तरह से हॉस्पिटल से पूरी की पूरी एक फाइल का गायब हो जाना और फिर एक मरे हुए इंसान का जिंदा होकर वापस लौट आना, ये सब किसी नामुमकिन बात से कम नहीं है। मुझे इस बारे में सब कुछ पता करना ही होगा, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सना हमारे घर के लिए कोई मुसीबत बने, इसके पहले ही मुझे उसकी असलियत पता करनी होगी। और इतना बोलकर रूही घर के लिए निकल गई। अभी रूही कार में बैठी ही थी कि तभी उसने अपने फोन में एक मैसेज देखा, जो कि अमर का था। उसके कई बार कॉल करने की वजह से शायद अमर को ये महसूस हुआ था कि रूही परेशान हो रही थी, इसीलिए उसने रूही को एक मैसेज किया। उस मैसेज में लिखा था, डोंट वरी रूही, आई एम फाइन, आई विल टॉक टू यू लेटर। अमर का मैसेज देखकर रूही की जान में जान तो आ गई, लेकिन उसके दूसरी तरफ ही सना ने जो क्लू उसके लिए छोड़ दिए थे, उनके बारे में सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी। अब तो उसे सना से डर लग रहा था, क्योंकि अब उसे सना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सना एक नई जिंदगी लेकर वापस आई थी और इस बार वो सब कुछ तहस नहस कर देगी। रूही घर आ चुकी थी। वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसने देखा कि सना के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो सामने लेटी हुई थी। उसे देखकर रूही दबे पांव उसके कमरे में आ गई और लेटी हुई सना को ऊपर से नीचे तक बड़ी ध्यान से देखने लगी। वो जानना चाहती थी कि कहीं ये सना की कोई हमशक्ल तो नहीं, इसीलिए उसने धीरे से सना के कान पर ध्यान से देखने की कोशिश की, क्योंकि सना के कान की हड्डी थोड़ी सी निकली हुई थी। अभी रूही सना के चेहरे के पास आकर उसके कान को देख रही थी कि अचानक से सना ने आंखें खोल दी और रूही बहुत ज्यादा डर गई। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी सना हंसते हुए अपनी जगह से उठी और उसे देखकर बोली, मेरे कान की हड्डी देखकर ये जानना चाहती हो कि मैं वही सना हूं या नहीं? और इतना कहते हुए सना ने अपना कान बिल्कुल रूही के चेहरे के पास कर दिया और फिर उसे देखकर बोली, ध्यान से देखो, मेरे कान की हड्डी ठीक वैसी ही है जैसे 1.5 साल पहले थी। मैं वही सना हूँ और ये तुम जितनी जल्दी मान लो तुम्हारे लिए उतना ही सही होगा। ये हॉस्पिटल जाके मेरे बारे में पता करना और मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवाना, इन सब में अपना टाइम बर्बाद मत करो। जैसे ही सना ने इतना कहा तो रूही को सच में शौक लगा, क्योंकि उसने तो हॉस्पिटल वाली बात किसी को बताई ही नहीं थी। पर सना को ये सब कैसे पता था? क्या सना के लिए रूही का शक सही था? और कहाँ गया था आशीष? और क्या कभी खुल पाएगा ये राज कि सना और समर्थ ने मिलकर ही अमर के डायमंड्स चुराए थे? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला। रूही के पास इस वक्त कुछ भी नहीं था जो वो सना को बोल पाती और अपनी सफाई में कुछ भी कहती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये जान चुकी थी कि उसने अभी जो भी किया वो सब सना को पता चल चुका था।
इसीलिए वो चुपचाप उस कमरे से बाहर जाने लगी। तभी सना उसे रोकते हुए बोली, रूही, जो आज तुमने मेरे साथ किया, अगर मैं इस तरह तुम्हारा पीछा करने लगी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसीलिए वैसा काम मत करो जो तुम्हें और दिक्कतों की तरफ ले जाए। और इतना कहते हुए सना ने रूही के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रूही अभी चुपचाप अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसने देखा कि सामने से अमर बिल्कुल परेशान सा उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। उसने कोट अपने हाथ में ले रखा था और शर्ट की बटन भी खुली हुई थी। अमर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसकी तबीयत भी सही नहीं थी। रूही भागते हुए अमर के पास आई और उसे देखकर बोली, क्या हुआ? कुछ पता चला कि डायमंड्स कहाँ हैं? रूही की बात पर जब अमर ने कोई जवाब नहीं दिया तो रूही फिर से अमर को देखकर बोली, देखो अमर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितना ज्यादा परेशान हो, लेकिन प्लीज थोड़ा शांति से काम लो। तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर जैसे ही रूही किचन में जाने के लिए मुड़ी तो अमर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अमर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कॉफी बनाने की और मेरी चिंता करने की। देख चुका हूं तुम्हें मेरी और मेरे बच्चों की कितनी परवाह है। रूही अमर की तरफ उदास होकर देखने लगी। कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि अमर का गुस्सा एकदम जायज है। अगर अमर की जगह वो भी होती तो उसका भी यही रिएक्शन होता। वो अमर को देखकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती के लिए बार बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी बात को समझो। मैंने जानबूझकर वो सब नहीं किया था। मेरे सामने दो ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसमें मुझे एक ज्यादा जरूरी लगी और सना तो बच्चों के पास अक्सर रहती है, तो इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया बच्चों के पास। मुझे थोड़ी ही ना पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अमर रूही की बात पर और ज्यादा भड़क गया और उसे देखकर बोला, अगर बच्चों को कुछ और हो जाता तो तब भी क्या तुम मुझे यही एक्सक्यूज देती? तब भी क्या तुम मुझसे यही कहती? अमर की बात का रूही के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही और अमर तेज कदमों के साथ बच्चों के कमरे की तरफ चला गया। उसे बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसीलिए वो ऑफिस से सिर्फ उनके लिए घर आया था। बच्चे अपने कमरे में लेटे हुए थे। अमर उनके पास गया और उनके सिर पर दवा लगाने लगा। रूही कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ी यही सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अमर के पीछे जाना चाहिए या फिर चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाना चाहिए? लेकिन फिर उसने अपने दिल की सुनी और वो बच्चों के कमरे में पहुंच गई। अमर आज बहुत उदास और बहुत परेशान था। रूही पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं बच्चों को दवा लगा देती हूँ। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो अमर जोर से चिल्लाकर बोला, तुम अभी तक कहाँ थी? तुम क्या मेरे आने का इंतजार कर रही थी? जैसे ही अमर ने ऐसे कहा तो रूही थोड़ा दूर हट गई और धीरे से बोली, प्लीज अमर, ऐसे मत बोलो, बच्चे जाग जाएंगे। अमर रूही की तरफ देखकर गुस्से से बोला, बच्चे जाग जाएंगे? या फिर तुम ये चाहती हो कि सना हमारी बातें ना सुने? अगर तुम्हें इतना ही डर था कि हमारे बीच सब सही रहे तो फिर तुम्हें पहले इस बारे में सोचना चाहिए था और मुझे कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था जो मुझे हर्ट करे। अमर की बात सुनकर रूही एकदम चुप हो गई, लेकिन बच्चों की आंखें खुल चुकी थी और वो बड़ी हैरानी से अमर और रूही को देख रहे थे। अमर ने जैसे ही देखा कि बच्चे उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे तो वो एकदम शांत हो गया। अवनी और आरव बड़ी हैरानी से अमर को देखकर बोले, पापा, आप मम्मा पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप दोनों की फाइट हो गई है क्या? बच्चों के मासूमियत भरे सवाल पर अमर को अपनी बात बदलनी पड़ी और वो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखकर बोला, आपकी माँ बहुत लापरवाह हो गई है ना? वो टाइम से ब्रेकफास्ट नहीं करती है और न ही अपना ध्यान रखती है, इसीलिए मुझे उन्हें डांटना पड़ रहा है। कुछ देर बाद बच्चों को वापस से सुलाकर रूही और अमर कमरे के बाहर आ गए। रूही धीरे से वहां से जाने वाली थी कि तभी अमर ने रूही को एक आवाज लगाई, रूही, मेरी बात सुनो। अमर की आवाज सुनकर रूही पीछे पलटकर अमर की तरफ खड़ी हो गई। अमर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हमारे बच्चे हमारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और इसके लिए अच्छा होगा कि हम आपस में बात ना करें, क्योंकि तुम्हारी लापरवाहियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। सना के आने के बाद तुम सारी जिम्मेदारियां भूल चुकी हो और जब तक हमारे बीच सब सही नहीं हो जाता तब तक हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करेंगे।
अमर की बात सुनकर रूही उदास मन से अपने कमरे की तरफ चली गई। वो इस वक्त अमर का साथ देना चाहती थी और उसके सबसे मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वो ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि सना ने जो जाल बिछाया था, रूही और अमर का प्यार उसमें फंस कर रह गया था। उन दोनों के जाने के बाद भी कोई था जो उनकी बातें सुन रहा था, और वो थे उनके दोनों बच्चे। वो अभी सोए नहीं थे, बस सोने का नाटक कर रहे थे। अवनी आरव को देखकर बोली, पापा ने हमसे झूठ कहा, वो माँ से किसी दूसरी बात की वजह से गुस्सा कर रहे थे। अवनी की बात सुनकर आरव कुछ सोचते हुए बोला, ये जरूर उस सना की वजह से हुआ है, मैं उस गंदी औरत को छोड़ूंगा नहीं। अवनी आरव को आंख दिखाते हुए बोली, आरव ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में, वो भी तो हमारी माँ है ना। आरव मुंह बनाकर अवनी की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उन्हें कभी माँ नहीं बोलूंगा, मैं उन्हें सना ही बोलूंगा। अवनी कुछ सोचते हुए आरव को देखकर बोली, मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान है, हम माँ पापा की दोस्ती करा सकते हैं, बताओ तुम मेरा साथ दोगे? आरव अपने से अवनी को हाई फाई देते हुए बोला, यस, बताओ क्या प्लान है? उधर सना अपने कमरे में बैठी रूही और अमर की सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके मन मुताबिक चल रहा था। इसीलिए उसने बड़ी खुशी के साथ समर्थ को फोन लगाया और समर्थ फोन पर उसकी चहकती हुई आवाज को सुनकर हंसते हुए बोला, क्या हुआ? आज तो तुम बहुत खुश हो, लगता है तुमने कोई बड़ा बम फोड़ा है। सना उधर से मुस्कुराते हुए बोली, सही कह रहे हो तुम्हें पता है आज रूही उसी हॉस्पिटल में गई थी जहां मुझे डेड वेरीफाई किया गया था, और वो मेरे बारे में छानबीन कर रही थी, लेकिन मैंने भी उसे ढंग से समझा दिया है और अगली बार से वो ऐसा करने के बारे में 100 बार सोचेगी। सना की बात सुनकर समर्थ थोड़ा परेशान होते हुए बोला, वो सब बात ठीक है, लेकिन हमें बहुत होशियार रहना होगा। उस रूही को हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसकी हरकतें दिन पर दिन एक चालाक लोमड़ी की तरह होती जा रही हैं, और वो हमें कब फंसा दे ये हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा नजर रूही पर रखनी होगी। और इतना बोलकर समर्थ ने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह सुबह सना बड़ी खुशी से नहाने जा रही थी, क्योंकि आज का प्लान उसने अपने दिमाग में बना रखा था कि आज ब्रेकफास्ट की टेबल पर वो रूही को जलाने की पूरी स्क्रिप्ट लेकर जाएगी। उसे अमर के साथ कैसे बैठना था, कैसे अमर को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाना था, ये सब उसने प्लान कर लिया था। अब उसे इंतजार था तो बस रूही के उदास चेहरे को देखने का। वो अपने कपड़े निकालते हुए खुद से बोली, जल्दी से नहा लेती हूँ क्योंकि आज तो मेरा दिन है। और इतना बोलते हुए वो बाथरूम में चली गई। उसके अंदर जाते ही अवनी और आरव, जो कि दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे, अपने चेहरे पर हाथ रखकर हंसते हुए एक दूसरे से बोले, अब हम बनाते हैं इनका दिन। और इतना बोलकर वो दोनों भागते हुए बाथरूम के पास आए और सना को बाहर से लॉक कर दिया। सना आराम से अंदर नहा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया था। सना को लॉक करने के बाद उन दोनों ने सना के रूम का म्यूजिक काफी लाउड बजा दिया और दोनों कमरे से बाहर निकल आए। उधर अमर रात भर नहीं सोया था। वो रात भर ब्लैक टाइगर और दूसरे लोगों से कॉल पर बात करता रहा। आशीष का कुछ अता पता नहीं था, और डायमंड्स किसके पास है उस इंसान के बारे में भी अमर को बिल्कुल भनक नहीं थी। अमर अभी अपने कमरे में चेयर पर बैठा ऊपर छत की तरफ देखकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां रूही आ गई और उसे देखकर धीरे से बोली, प्लीज ब्रेकफास्ट कर लो, कम से कम मेरे लिए नहीं तो बच्चों के लिए ही सही। वो आधे घंटे से तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। और इतना बोलकर रूही वहां से चली गई। अमर ने एक बार भी रूही की तरफ नहीं देखा, लेकिन रूही के पलटते ही उसकी नजरें जाकर रूही पर टिक गई और वो रूही को तब तक देखता रहा जब तक रूही सीढ़ियों से उतरकर नीचे नहीं चली गई। थोड़ी देर बाद अमर भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और बच्चों के सामने तो उसे जबरदस्ती रूही से प्यार से बात करनी पड़ रही थी। भले ही वहाँ रूही और अमर की बातें रियल नहीं थी, लेकिन जो भी था वो सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर सना नहीं थी। नहाने के बाद सना ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उससे दरवाजा नहीं खुला। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उसे पता था कि किसी ने बाहर से उसे लॉक कर दिया था। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुनता, क्योंकि उसके कमरे का म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड था कि उसकी आवाज बाहर जा ही नहीं पा रही थी। उधर ब्रेकफास्ट करने के बाद अमर ऑफिस के लिए निकल गया और बच्चे रूही के साथ खेलने लगे। मेड जब सारा काम करने के बाद ऊपर गई तो उसे लगा जैसे सना के कमरे से कोई आवाज आ रही थी।
वो दौड़कर सना के कमरे में गई और बाथरूम से आ रही सना की आवाज को सुनकर उसने बाथरूम का लॉक खोल दिया। जैसे ही सना बाहर आई और उसने देखा कि घड़ी में 12:30 बज चुके हैं, तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था और वो चिल्लाते हुए मेट को देखकर बोली, किसने मुझे बंद किया था यहाँ? किसने? बताओ मुझे। मेट सना की आवाज से कांप गई और डरते हुए बोली, मैडम मुझे नहीं पता, मैं तो अभी ऊपर आई हूँ। मेट की बात सुनकर सना गुस्से से कमरे से निकली और वो जब नीचे आई तो उसे पता चला कि अमर भी ऑफिस जा चुका था। ये सुनने के बाद तो सना अपने बस में ही नहीं थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और गीले बालों में ही वो पूरे घर में बच्चों और रूही को ढूंढ रही थी। उधर बच्चे बाहर खेल रहे थे और रूही किसी से कॉल पर बात कर रही थी। तभी अवनी आरव से बोली, आज ब्रेकफास्ट में कितना मजा आया ना, हम ऐसे ही रोज सना माँ को लॉक नहीं कर सकते क्या? जैसे ही अवनी ने इतना कहा तो रूही फोन काट कर उन दोनों के पास आकर हैरानी से उन्हें देखकर बोली, तुम दोनों ने सना को लॉक कर दिया क्या? और जैसे ही उसने इतना कहा तो उसके पीछे से सना आ गई और वो तीनों को देखकर चिल्लाते हुए बोली, सच सच बताओ मुझे बाथरूम में किसने बंद किया था, वरना आज मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि सना की बात का क्या जवाब दिया जाए। रूही कुछ बोलती इसके पहले ही अवनी और आरव ने सारी बात अपने ऊपर ले ली और वो मुंह बनाकर सैड होते हुए बोले, हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और गलती से हमसे आपका बाथरूम लॉक हो गया, सॉरी। अवनी और आरव की बात सुनकर सना उन दोनों का मुंह जोर से पकड़ते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम दोनों ने ये नहीं किया, बल्कि ये तुमसे किसी ने करवाया है। और इतना कहते हुए सना की नजरें रूही पर जाकर टिक गई। क्या करेगी सना रूही और बच्चों के साथ, और कब मिटेगी रूही और अमर के बीच की दूरियां? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझे। सना ने जब रूही को घूर कर देखा तो रूही ने सना को इग्नोर करते हुए आरव और अवनी से कहा, तुम दोनों अपना अपना बैग लो और स्कूल के लिए निकलो, अब शैतानी करना बंद करो। ये बोलकर रूही भी वहां से अपनी बेकरी के लिए निकल गई। अमर भी अब तक ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस पहुंचते ही अमर ने प्यून को बुलाकर आशीष को उसके केबिन में भेजने को कहा। थोड़ी देर बाद प्यून ने अमर के पास आते हुए कहा, सर आशीष सर तो पिछले 2 दिनों से ऑफिस आए ही नहीं है और आज भी वो नहीं आए। प्यून की बात सुनकर अमर हैरान था। उसने उसे जाने का इशारा किया और किसी गहरी सोच में डूब गया। अमर ने आशीष को फोन लगाया, पर पिछले 2 दिनों की तरह आज भी आशीष का फोन बंद आ रहा था। अमर ने कुछ सोचते हुए कहा, ये बस एक इत्तेफाक है या फिर इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है। जब से हीरे चोरी हुए तब से आशीष का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशीष ने ही वो हीरे चुराए हो? फिर अपनी ही बात को नकारते हुए अमर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आशीष भला ऐसा क्यों करेगा? अमर एक अलग ही कश्मकश में था, पर ये सच में सोचने वाली बात थी कि आखिर आशीष अचानक से कैसे लापता हो गया। क्या वो सच में गायब था या फिर ये किसी की चाल थी? उधर रंजन और समर्थ आपस में बात कर रहे थे। रंजन ने समर्थ को देखते हुए कहा, क्या शानदार चाल चली है तुमने, अब तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे लगा नहीं था कि काम इतनी आसानी से हो जाएगा, पर जो भी कहो तुम हो बड़े काम के। हंसते हुए समर्थ ने रंजन से कहा, ये तो होना ही था। समर्थ एक ऐसी मजबूत दीवार का नाम है जिसके सामने बड़े से बड़ा तूफान भी घुटने टेक दे, और ये तो बस एक मामूली सी चोरी थी। ये सब काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बोलकर समर्थ हंसने लगा। तभी रंजन कुछ सोचते हुए सीरियस हो गया। उसने अपनी भौहें से कोड़ते हुए कहा, पर अगर अमर को इस चोरी की भनक लग गई और उसे हम पर शक हो गया तो? समर्थ ने मुस्कुराते हुए रंजन से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतनी कच्ची गोलियां खेली है? ऐसा कभी नहीं होगा कि अमर को हम पर शक हो, क्योंकि उसका इंतजाम पहले ही किया जा चुका है। समर्थ की बात सुनकर रंजन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। समर्थ ने बड़े ही प्राउडली अंदाज में रंजन से कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अमर को आशीष पर शक होगा, हम पर नहीं, क्योंकि आशीष भी चोरी वाले दिन से ही गायब है।
अब इससे पहले कि तुम मुझसे कोई और सवाल करो, मैं तुम्हें बता दूं कि आशीष को उस डायमंड के मालिक के आदमियों ने ही गायब किया है। ये सुनकर अब जाकर कहीं रंजन की जान में जान आई थी। उधर अमर अपने केबिन में बैठकर कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी अमर के केबिन का डोर रूही ने नॉक किया। अमर ने बिना सिर उठाए ही कहा, यस कम इन। रूही अमर के पास आ गई और वो बिना उससे कुछ कहे बस उसके सामने बैठ गई। अब तक अमर सोच रहा था कि उसका कोई एम्प्लॉय किसी काम से आया होगा, पर जब अंदर आए शख्स ने उससे कुछ भी नहीं कहा तो फाइल से अपनी निगाह उठाते हुए अमर ने कहा, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये बोलते हुए जब अमर ने रूही को अपने सामने पाया तो वो हैरान रह गया। अमर की बातों का जवाब देते हुए रूही ने अमर से कहा, क्या बोलूं मैं अमर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने किए की माफी मांगूं या फिर अपने किए की सफाई दो, तुम ही बताओ अब मैं क्या कहूं। हैरान होते हुए अमर ने रूही से कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बेकरी में होना चाहिए था ना, और ये सब क्या बोलते जा रही हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रूही ने अमर को देखते हुए कहा, पर मुझे तुमसे बात करनी है अमर, तुम मुझसे ऐसे दूर दूर क्यों भाग रहे हो? अमर ने इस बार अपनी आवाज को थोड़ा तेज करते हुए कहा, देखो रूही, ये मेरा ऑफिस है, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। और अभी भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं तुमसे दूर क्यों भाग रहा हूँ? क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि तुमने क्या किया है? अमर की बातें रूही को बहुत चुभ रही थी। उसे पता था कि सना के इस चाल ने उनके रिश्ते पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए थे, और रूही को यह भी यकीन था कि चाहे कोई कितनी भी चाल चल ले, लेकिन रूही और अमर के प्यार को नहीं हरा सकता। ये सब सोचते हुए रूही ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अमर, मैं मानती हूं कि मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख पाई, पर क्या तुम इसके लिए मुझे एक बार भी माफ नहीं कर सकते? रूही उम्मीद से भरी हुई आंखों से अमर को देखने लग गई। रूही, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। जैसे ही अमर ने ये बात कही, रूही की आंखों में मायूसी छा गई। रूही को लगा कि जैसे उसके दिल के किसी ने 1000 टुकड़े कर दिए थे। अमर की बेरुखी अब रूही से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और रूही के दिल का दर्द अब उसकी आंखों से आंसू बनकर बरसने लगा था। रूही की आंखों से गिर रहे आंसुओं को जैसे ही अमर ने देखा तो वो वहीं जम गया। रूही की आंखों से गिर रहे एक एक आंसू अमर के दिल पर किसी तलवार की तरह चुभ रहे थे। रूही की आंखों में आंसू देखकर जैसे अमर होश में आया हो। अमर ने रूही से वादा किया था कि वो रूही की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा, पर आज रूही की आंखों से गिर रहे इन आंसुओं की वजह कहीं न कहीं अमर खुद ही था। अमर जैसे रूही की ओर खिंचा चला जा रहा था, तभी अचानक से रूही को अपने गाल पर किसी के हाथ महसूस हुए, जो बड़े ही प्यार से उसके आंसुओं को पोंछ रहे थे। रूही ने आंख उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं, उसका अमर था। रूही एक टक बस अमर को देखे ही जा रही थी। अमर की भी निगाह रूही से नहीं हट रही थी। अमर को ऐसे अपने पास देखकर रूही को रोना आ गया। अब तक रूही की आंखों से आंसू ही टपक रहे थे, लेकिन अब वो आंसू सिसकियों में बदल चुके थे। रूही किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। अमर से बिल्कुल भी ये देखा नहीं जा रहा था। अमर ने रूही को हक कर लिया। कुछ देर तक वो दोनों इसी पोजीशन में खड़े थे। रूही को अमर की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अमर भी रूही की सांसों को महसूस कर पा रहा था। अब तक अमर का गुस्सा पानी हो चुका था। रूही ने अमर के सीने से अपने सिर को उठाते हुए कहा, अमर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बच्चों का ख्याल रखने में फेल हो गई, पर अब मैं बच्चों का एक्स्ट्रा ख्याल रखूंगी, प्लीज। अमर ने रूही के होठों पर अपनी उंगली को रखते हुए कहा, बस भी करो, कितनी बार माफी मांगोगी? वैसे मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। अमर की बात सुनकर रूही ने हैरानी से अमर को देखते हुए कहा, पर तुम्हें किस बात की माफी मांगनी है? अमर ने रूही के दोनों हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, खास करके घर में सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अमर की ऐसी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। रूही ने प्यार से अमर के हाथों को चूम लिया और कहा, जो हो गया वो हो गया, अब हमें सिर्फ अपने बच्चों पर और अपने परिवार पर ध्यान देना होगा। ये बोलकर वो दोनों फिर से एक दूसरे के गले मिल गए। शाम हो चुकी थी। रूही अब तक घर वापस आ गई थी। रूही अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रही थी। आरव और अवनी अपने रूम में बैठे बातें कर रहे थे। अवनी ने आरव से कहा, भैया क्या सना मम्मा हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? छोटे से आरव ने अवनी से कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, वो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, जब देखो तब हमें डांटती रहती हैं।
और तो और वो हमेशा रूही मम्मा और पापा के बीच में लड़ाई करवाती हैं। मुझे तो उनके साथ ही नहीं रहना। ये बोलते हुए आरव कुछ सोचने लगा। तभी कुछ सोचते हुए आरव ने थोड़ी तेज आवाज में अवनी से कहा, आइडिया, तू चल मेरे साथ। ये बोलते हुए आरव ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूही के रूम में चला गया। अपने रूम में बैठी रूही कुछ काम कर रही थी। आरव और अवनी को अपने कमरे में ऐसे आता देखकर रूही ने हैरानी से कहा, अरे अरे क्या बात है भाई, आज मेरे दोनों बच्चे ऐसे कैसे भागे आ रहे? क्या नई शैतानी चल रही है, जरा बताना। ये बोलते हुए रूही ने आरव और अवनी को प्यार से किस कर लिया। आरव ने रूही को अपने पास बुलाते हुए कहा, मम्मा मैंने कुछ सोचा है, पर उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रूही ने प्यार से आरव से कहा, जरूर करूंगी मैं अपनी बेबी की मदद। बताओ बेटा, आपको क्या हेल्प चाहिए मम्मा की? मम्मा, जैसे हमारे गेम में होता है कि अगर हम किसी को हरा दें तो वो आगे के राउंड्स को नहीं खेल पाता, तो इस तरह से हमें सना मम्मा को भी हरा देना चाहिए, जिससे वो हमारी लाइफ से चली जाए और दोबारा लौटकर ना आए। अवनी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे भैया तुम कितने बुद्धू हो। गेम में और रियल लाइफ में फर्क होता है। मैं तुमसे छोटी हूँ, फिर भी मैं ये जानती हूँ और तुम्हें ही नहीं पता। आरव ने अवनी को देखते हुए कहा, तू ना अवनी, अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ, मुझे भी पता है ये सब, ठीक है ना। ये बोलते हुए दोनों आपस में एक दूसरे से लगभग लड़ने लग गए। तभी आरव की नजर रूही पर गई, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आरव ने रूही को आवाज दी, मम्मा, पर रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने दोबारा रूही के कंधे को पकड़कर आवाज लगाई, मम्मा क्या हुआ आपको? देखो ना अवनी मुझे बुद्धू बोल रही है। रूही ने प्यार से दोनों बच्चों के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, गंदी बात, ऐसे नहीं लड़ते। आप दोनों को तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और आप दोनों हैं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर किसी ने आपको ऐसे लड़ते हुए देख लिया तो बोलेंगे कि आपके मम्मा पापा ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं। आरव और अवनी ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर रूही को देखकर एक साथ कहा, सॉरी मम्मा। तभी अमर ने रूही के कमरे में आते हुए कहा, वाह जी वाह, क्या बात है, आज तो मेरी पूरी फैमिली एक साथ बैठी है। अमर को आता देखकर आरव और अवनी भागकर अमर के पास जाकर उससे चिपक गए। आरव ने अमर से कहा, पापा चलो ना मम्मा के पास बैठो, आजकल आप मम्मा को बिल्कुल टाइम नहीं देते। आरव के मुंह से ये बात सुनकर अमर ने हैरानी से कहा, ये सब कहाँ से सीख रहे हो तुम? फिर अमर ने तिरछी नजर से रूही को देखा और मुस्कुराते हुए कुछ सोचकर कहा, वैसे बात तो सही कही है तुमने, मैं आजकल तुम्हारी मम्मा को बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि आज का मेरा बचा हुआ पूरा टाइम तुम्हारी मम्मा का। ये बोलते हुए अमर ने रूही को देखकर आंख मार दी। रूही के गाल लाल हो चुके थे। आज काफी समय के बाद रूही, अमर और बच्चे अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। कमरे के बाहर खड़ी सना ये सब देख रही थी। सना ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खुद से ही कहा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कुछ सोचते हुए सना वहां से निकल गई। अगले ही दिन रूही जब होटल पहुंची तो अंदर कदम रखते ही उसका ध्यान वहां के माहौल पर गया। होटल में अफरा तफरी मची हुई थी। रूही को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि ये सब चल क्या रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर आसपास पड़ी वो हैरान हो गई। उसने फटी हुई आंखों से चारों ओर देखते हुए हड़बड़ा कर कहा, ये सब क्या हो रहा है? होटल में सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ सा क्यों है? तभी होटल का एक स्टाफ दौड़कर रूही के पास आया और घबरा कर उसने कहा, रूही मैडम, वो होटल में चोरी हो गई है। ये सुनते ही रूही घबरा गई। उसने होटल स्टाफ से कहा, ये सब कैसे और कब हुआ? आखिर होटल में चोरी किसने कराई थी? क्या होगी सना की अगली चाल? क्या फिर से करीब आ रहे हैं रूही और अमर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। जैसे ही रूही को पता चला कि होटल में चोरी हो गई थी, वो घबराने से ज्यादा हैरान थी। उसने अपने मन में सोचा, आखिर ये चोरी हुई कैसे और किसने की? रूही ने होटल स्टाफ से भी ये सवाल किया तो उनमें से किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। रूही ने पुलिस को फोन करके वहां पर जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बताया और फौरन उन्हें होटल पहुंचने की रिक्वेस्ट की। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर आ चुकी थी। इंस्पेक्टर ने आते ही वहां पर सभी से पूछताछ शुरू कर दी। इंस्पेक्टर ने रूही से कहा, मैडम, आपके होटल में जो सामान चोरी हुआ है
हमें उन सभी चीजों की एक लिस्ट चाहिए होगी ताकि हम चोर को ट्रैक कर सके। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने होटल स्टाफ से चोरी हुए सामान की लिस्ट निकाल कर रखने को कहा। कुछ देर बाद चोरी के सामान की एक लिस्ट रूही के सामने थी। रूही ने वो लिस्ट इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, देखिए सर, यहाँ से जो भी सामान चोरी हुआ है वो सब बहुत पुराना और बहुत महंगा सामान था। उन सभी सामानों की गिनती हमारे एंटिक कलेक्शन में आती है। आप प्लीज उन चीजों को थोड़ा जल्दी ट्रैक कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सामान हमारे हाथ से निकल जाए। रूही की बात सुनते हुए इंस्पेक्टर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए कहा, हम अपनी तहकीकात अभी से शुरू कर रहे हैं और हम आपकी इस बात का ध्यान रखेंगे और आप परेशान मत हो, वो चोर जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अगर आपको किसी पर भी शक हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। रूही ने तभी इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर फिलहाल तो मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, पर आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अगर हम किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हमें ऊपर से नीचे गिराने के लिए एक नहीं 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा ही कोई अनजान या जानने वाला दुश्मन हमारा भी हो। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचते हुए वो वहां से निकल गया। शाम को जब रूही घर आई तो वो बहुत परेशान थी। घर आकर वो अपना कुछ काम करने में लग गई। अमर भी अब तक ऑफिस से आ चुका था। रूही को खोजते हुए जब अमर उसके कमरे में आया तो रूही का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ रूही, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? होटल का काम कैसा चल रहा है? रूही ने अपने बुझे हुए चेहरे से अमर को देखते हुए कहा, समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब मैं तुम्हें कैसे बताऊं अमर। फिर रूही अमर के पास आई और वहीं पर बैठते हुए उसने कहा, अमर, आज होटल में चोरी हो गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चोरी कर कौन सकता है। मुझे शक तो कई लोगों पर है। पर जैसे ही रूही ने ये कहा तो अमर हैरानी से रूही की तरफ देखते हुए सोचने लगा, ये हो क्या रहा है? पहले मेरे ऑफिस में चोरी हुई और अब रूही के होटल में। क्या हुआ अमर, तुम इस तरह से मुझे देखकर क्या सोचने लगे? रूही ने सवालिया नजरों से देखते हुए अमर से पूछा। वैसे रूही के दिमाग में भी इस वक्त वही सारी बातें चल रही थी जिनके बारे में अमर सोच रहा था, पर बार बार डायमंड्स और उनकी चोरी के बारे में बोलकर वो अमर को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अमर नहीं चाहता था कि जिस तरह से वो अपने ऑफिस में घुसाए चोरों के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था, उसी तरह से रूही भी खुद को नाकामयाब महसूस करे। ये सब कब हुआ और कैसे हुआ, और होटल से क्या क्या गायब हुआ है? लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो अमर? मैंने पुलिस को उन सारे सामानों की लिस्ट दे दी है, इसके लिए तुम मत परेशान हो। रूही जानती थी कि अमर के सर पर वैसे ही मुश्किलों का बोझ कोई कम नहीं था, इसीलिए अब वो उसे इस नई प्रॉब्लम से दूर रखना चाहती थी। पुलिस के पास तुम्हारे जैसे न जाने और कितने केस पड़े होंगे, पता नहीं उन्हें इस काम को पूरा करते करते कितना वक्त लग जाएगा, इसीलिए तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही उस चोर का पता लगा लूंगा। उधर 2 दिन बाद समर्थ अपने कमरे में बैठकर कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी उसके पास एक फोन आया और सामने वाले ने कहा, तूने जो सामान चोरी किया है उसकी मैं तुझे फिलहाल तो कोई कीमत नहीं दे सकता। ये सुनते ही समर्थ भड़क गया। उसने लगभग चिल्लाते हुए फोन पर कहा, अगर तुम्हें एंटीक सामान चाहिए तो तुम्हें उसकी प्रॉपर कीमत चुकानी होगी। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मेहनत से इस सामान को हासिल किया है? पैसे ना हो तो दोबारा मुझे कॉल मत करना। ये बोलकर समर्थ ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने खुद से कहा, इतनी मेहनत से मैंने रूही के होटल से सामान चोरी करवाया। मुझे नहीं पता था कि रूही के पास इतनी एंटीक चीजें भी थी। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतनी दौलतमंद थी तो शायद मैं रूही को कभी छोड़ता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। ये बोलते हुए समर्थ ने अकेले में ही एक टेढ़ी सी हंसी का ठहाका लगाया और सामने पड़ी बियर की बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। लेकिन फिर जब अगले 2 दिनों तक भी समर्थ को उन एंटीक सामानों के लिए कोई खरीदार नहीं मिला तो वो कहीं जाने के लिए तैयार होने लगा। अभी तक इन चीजों को खरीदने के लिए कोई भी सामने नहीं आया है और इस सामान को ज्यादा टाइम तक अपने पास रखना भी ठीक नहीं है, इसीलिए अब मुझे इस सामान का कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो खुद ही उस सामान को बेचने के लिए बाजार में निकल गया। जैसे ही उसकी डील हुई तो सामान खरीदने वाले आदमी ने फौरन उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। समर्थ हैरान था कि आखिर कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। उसने आगे बढ़कर उस आदमी से कहा, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम, और तुम मुझे हथकड़ियां क्यों पहना रहे हो? आखिर कौन हो तुम? जैसे ही समर्थ ने ये कहा, सामने खड़े आदमी ने मुस्कुराकर समर्थ से कहा,
मिस्टर समर्थ, रूही जी के होटल में चोरी करने के इल्जाम में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। यहाँ रूही अपने घर में बैठी कुछ काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। रूही ने जब कॉल रिसीव किया तो फोन की दूसरी ओर के इंसान ने रूही को जो बात कही, उसे सुनते ही रूही की आंखों में चमक आ गई। रूही के सामने बैठी सना हमेशा की तरह ही रूही को कुछ कुछ बोलने में लगी हुई थी। जब सना ने रूही को मुस्कुराते देखा तो उसने हैरानी से रूही को देखते हुए कहा, ऐसे क्या मुस्कुरा रही हो? क्या तुमने कोई अच्छा जोक सुन लिया क्या? रूही ने सना को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, मजाक तो अब तुम्हारा बनेगा। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भाई अपने असली घर पहुंच गया है। सना को समझ नहीं आ रहा था कि रूही क्या कह रही थी। उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए सवालिया नजरों से रूही को देखकर पूछा, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रूही ने अपने हाथ को बांधते हुए सना से कहा, तुम्हारा भाई तुम्हारे असली घर पहुंच चुका है, यानी कि वो जेल पहुंच गया है। और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम भी सुधर जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो आज तुम्हारे भाई का हुआ है। क्योंकि वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना, कि बुराई का साथ देने वालों के साथ बस बुरा ही होता है। जैसे ही रूही ने ये बात कही, सना गुस्से से लाल हो गई और उसने लगभग चिल्लाते हुए रूही से कहा, रूही, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि समर्थ जेल में है? उसने ऐसा क्या किया था? जरूर तुम्हें ने कोई झूठा केस लगवाया होगा मेरे बेचारे भाई पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को किसी झूठे केस में फंसाने की? रूही, जो अब तक वहां से जाने के लिए मुड़ चुकी थी, उसने अपने कदमों को रोकते हुए सना को देखा और सना की बातों को सुनकर उसे हंसी आ गई और उसने अपनी हंसी छिपाते हुए सना से कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग सच में फिर गया है। एक होता है अंधा और दूसरा होता है आंख वाला अंधा। एक बार को बिना आंख के अंधे को सब साफ दिख सकता है, लेकिन जो आंखों के साथ वाले अंधे होते हैं उन्हें तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है। मुझे तो तुम पर दया आ रही है। खैर, जब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि समर्थ ने चोरी की है, वो भी मेरे होटल में। मुझे नहीं पता था कि चंद रुपयों के लिए तुम लोग इतना गिर जाओगे। ये बोलकर रूही वहां से निकल गई। रूही के जाते ही सना ने खुद से ही कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला समर्थ ऐसा क्यों करेगा? पर कुछ भी हो, मुझे समर्थ को कैसे भी करके छुड़ाना होगा। ये सोचते हुए सना समर्थ को छुड़ाने की कोशिश करने लग गई। सना को समर्थ को छुड़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, पर सना के पास इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सना कुछ सोचते हुए अमर के पास गई और उसने अमर से कहा, अमर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं पैसे निकाल लूंगी। सना ने अमर से पूरे हक से पैसे मांगे। जब अमर ने सना को पैसे मांगते हुए देखा तो उसने सना को घूरते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए पैसों की जरूरत है, पर तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई वहीं रहेगा और वहीं सहेगा, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। किस हक से तुम मुझसे पैसा मांग रही हो, कार्ड मांग रही हो? मत भूलो कि कुछ दिन पहले तुम ही हो जिसने कहा था कि तुम मुझे फिर से सड़क पर देखना चाहती हो, और अब तुम मुझसे ही मदद लेने आई हो। तुम्हारे दोगलेपन का कोई जवाब नहीं। तुम जैसी औरत से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बोलकर अमर वहां से निकल गया। अमर और सना के बीच की बात रूही वहीं खड़ी होकर सुन रही थी। जैसे ही सना की नजर रूही से मिली, रूही ने मुस्कुरा दिया। इस समय रूही की मुस्कुराहट सना को किसी ताने से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही अमर वहां से गया तो रूही मुस्कुराते हुए सना के पास आई और रूही ने सना से कहा, मेरे भाई के साथ जो समर्थ और तुमने किया है, ये सब उसी का फल है। तुम दोनों के लिए, तुम दोनों को अब कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी बस अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रूही की बात सुनकर सना गुस्से से लाल हो चुकी थी। सना ने लगभग चिल्लाते हुए रूही से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भाई के लिए पैसे का इंतजाम नहीं कर सकती? ये तुम्हारी भूल है। मैं पैसों का इंतजाम कर ही लूंगी, लेकिन मेरे भाई समर्थ के बाहर आने के बाद तुम अपना ख्याल रखना, और तुम्हारा क्या होगा ये तुम जरूर सोचना। ये बोलते हुए सना वहां से निकल गई। वहां से जाने के बाद सना ने रंजन को फोन लगाया। रंजन ने एक बार में ही सना का फोन उठा लिया। ये देखकर सना को बहुत खुशी हुई। सना ने रंजन को सारी बात बताई और उससे कहा, देखिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मुझे पता है कि आप समर्थ को कुछ भी नहीं होने देंगे। कुछ सोचते हुए रंजन ने सना से कहा, ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैंने इंतजाम कर दिया, पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। कुछ समय बाद एक आदमी सना के पास पैसे लेकर आ गया।
सना ने फटाफट से पैसे लिए और समर्थ की जमानत की तैयारी करने लग गई। सना ने जल्दी ही समर्थ की जमानत भी करा ली। उधर अमर अपनी केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी अमर के पास किसी का फोन आया। दूसरी ओर से उस आदमी ने जैसे ही बताया कि समर्थ की जमानत हो गई थी तो वो गुस्से से लाल हो गया। शाम होने लगी थी। अमर अब तक घर वापस आ चुका था। जैसे ही अमर घर में आया, उसने सामने सना को बैठे देखा। अमर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मनहूस आदमी की जमानत कराने की? सना ने अमर को गुस्से में देखते हुए कहा, अमर, तुम जो भी बोल रहे हो बहुत सोच समझकर बोलना। ये मत भूलो कि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरा भाई है। अमर ने गुस्से से सना से कहा, वो तुम्हारा भाई है, इसी बात का तो मुझे भी दुख है। ये बोलने के बाद अब अमर आगे कुछ कहता उससे पहले ही अमर का फोन बजा। उसने देखा कि फोन तो ब्लैक टाइगर का था। अमर ने जब कॉल रिसीव किया तो ब्लैक टाइगर कुछ घबराया हुआ था। अमर के पूछने पर उसने अमर से कहा, आशीष मुसीबत में है और उसने वो डायमंड नहीं चुराए हैं। आशीष कैसे मुसीबत में फंस गया था? क्या अमर को वो हीरे कभी मिल पाएंगे? जेल से वापस आने के बाद कौन सी नई चाल चलेगा समर्थ? क्या रूही और अमर कभी एक हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है।